होम स्क्रीन दिख रही है। अभी फिलहाल? यस सर, अब दिख रही है। ठीक है, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट एसएपी हाँ इजी हाँ एक्सेस। हाँ, तो आज हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर करने वाले हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है कि जब भी हमको एसएपी इंस्टॉल करना होता है या जब भी हमें एसएपी इम्प्लीमेंट करना होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो पहले हमको उसमें उसकी ऑर्गेनाइजेशन को मैप करना पड़ता है एसएपी के अंदर। ये कम्प्लीटली कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है, ठीक है। अभी तक जो मैंने आपको क्लासेस दी थी वो मोर और लेस एंड यूज़र की थी, ठीक है, जिसमें बिजनेस में लोग काम करते हैं। और ये जो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, अब मिक्स, अब हम कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, ठीक है। ये कोर बिजनेस पार्टनर जो होते हैं एसएपी के, वो इसको देखते हैं। जो इम्प्लीमेंट करने वाली टीम होती है प्रोजेक्ट की, वो काम करती है। ये कोरली आईटी और एसएपी का पार्ट रहता है, ठीक है। तो इसमें जो आप पहला जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है हमारा, सबसे पहले अगर हमको एसएपी जब हम लोग को कहीं इम्प्लीमेंट करना होता है, तो सबसे पहले जो टॉप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आता है उसमें होता है आपका क्लाइंट, ठीक है। तो मैं एग्जांपल लेता हुआ चलूँगा। जैसे हमको एसएपी इम्प्लीमेंट करना है टाटा के लिए, ठीक है। तो टाटा हमारा क्या हो गया? क्लाइंट हो गया। अब हमको एसएपी के अंदर उसकी कंपनी कोड खोलना है, ठीक है। कंपनी कोड होता क्या है, कंपनी होती क्या है? टॉप स्ट्रक्चर में हम उसको कंपनी बोलते हैं, ठीक है। एसएपी में उसको कंपनी कोड कहते हैं। तो कंपनी का मतलब होता है एक लीगल एंटिटी जो किसी भी कंपनी का लॉस, प्रॉफिट, अकाउंट, जनरल लेजर, वो सारा मेंटेन करती है, ठीक है। तो एसएपी में भी इसकी वही डेफिनेशन है, लीगल एंटिटी, NTITY, ठीक है। तो सबसे पहले हमको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में मैप करना होगा कंपनी, ठीक है। ये 4 कैरेक्टर होता है एसएपी के अंदर। ये सारे जो 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 हैं ऑलमोस्ट, ये जो तीनों हैं ऊपर के, कंपनी, प्लांट और स्टोरेज लोकेशन, ये 4 अल्फ़ा न्यूमेरिक हो सकते हैं। 4 डिजिट अल्फ़ा न्यूमेरिक, 4 डिजिट अल्फ़ा न्यूमेरिक, ठीक है। तो कंपनी हमारी लीगल एंटिटी है, सबसे टॉप स्ट्रक्चर में आती है हमारी ये कंपनी, जिसको हम मैप करते हैं। 4 अल्फ़ा न्यूमेरिक हम डालते हैं। तो इसका जो लेट एग्जांपल, हमने टाटा का 4 कैरेक्टर ही यूज़ कर लिया, टाटा, या हम ऐसे कर सकते हैं T001, ये हमारी कंपनी हो गई, ठीक है। तो कंपनी वो है, जब भी इंडस्ट्रियल एक्ट जो होता है 1948 कंपनी का इंडस्ट्रियल एक्ट है, उस एक्ट के हिसाब से कंपनी एक लीगल एंटिटी होती है। मतलब अगर आप कोई कंपनी ओपन करने जा रहे हो तो आपको उसको लीगल ओपन कराना पड़ेगा और उसमें जो भी कंपनी एक्ट रजिस्टर्ड है वो सारे फॉलो करने होंगे। सेम एसएपी बिजनेस के लिए बना है, तो सेम एसएपी की में भी इसकी जो डेफिनेशन है वो यही है कि एक लीगल एंटिटी है जिसमें आपका जितना भी लेजर है, जितने अकाउंट हैं, आपका लॉस, प्रॉफिट, बैलेंस शीट, सब उसके अंदर होगा, ठीक है। उसको कंपनी कहते हैं एसएपी में, ठीक है। ओके सर। प्लांट आता है दूसरे नंबर पे। अब सपोज करो टाटा है, और टाटा बहुत बड़ा ग्रुप है, कॉरपोरेट ग्रुप है, जिसका आप देखोगे ऑटोमोबाइल भी है, ठीक है। और ऑटोमोबाइल के अलावा मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट हो जाता है। मैं इसको मैन्युफैक्चरिंग लिख देता हूँ। मैन्युफैक्चरिंग MFG मैन्युफैक्चरिंग भी है, ठीक है। आपका ये FMCG फूड इंडस्ट्रीज भी है, ठीक है। उसके अलावा आपका इसका टाटा की, कंसल्टेंसी हाँ, सर्विसेज। एयरलाइंस वगैरह भी थी, IT एंड कंसल्टेंसी भी है, ठीक है। तो ये सारी जो हैं टाटा की फर्म्स है अलग अलग, ठीक है। पर टाटा एक एंटिटी है, ठीक है। अब उसकी कंपनी कोड हमने ये बना दिया, ठीक है। अब टाटा के अपने अपने प्लांट हो सकते हैं। अब टाटा चाहता है कि मैं इसी कंपनी, एक ही कोड रहेगा मेरा, अकाउंटिंग मेरी एक ही रहेगी, प्लांट में बहुत सारे मैक्सिमम खोल सकता हूँ। तो ये एसएपी में पॉसिबल है कि एक ही कंपनी कोड के अंदर बहुत सारे प्लांट हो सकते हैं, ठीक है। या टाटा चाहता है कि नहीं, मुझे अपने सारे जो प्लांट हैं, अब प्लांट होता क्या है? प्लांट, जैसे इसकी कंपनी की डेफिनेशन थी लीगल एंटिटी, ऐसे ही प्लांट वो होते हैं जिनमें ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। अब ऑपरेशन क्या? आपका ये ऑपरेशन मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकता है, आपका ये ऑपरेशन आपका वेयर हाउसिंग भी हो सकता है, लॉजिस्टिक भी हो सकता है, ठीक है। ये सारे आपके प्लांट में हो जाते हैं, ठीक है। ये भी 4 न्यूमेरिक होता है। तो जैसे मैं प्लांट को ले लेता हूँ, ये भी 4 अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है,
तो P001 में ले लेता हूँ प्लांट, ठीक है। तो एक कंपनी के बहुत सारे मल्टीपल प्लांट हो सकते हैं, हर एक कंपनी का एक प्लांट भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि कंपनी अपना अकाउंट कैसे मेंटेन करना चाह रही है, अपना ऑपरेशन कैसे मेंटेन करना चाह रही है, ठीक है। आस्था, ओके सर। ओके। सो नेक्स्ट आपका आता है प्लांट के बाद स्टोरेज लोकेशन। स्टोरेज लोकेशन क्या होता है, मैंने जैसे आपको बताया था मटेरियल मैनेजमेंट में, आप जो भी गुड्स आप या सर्विसेज आप प्रोक्योर करते हो वेंडर से, ठीक है, उस सारी सर्विसेज वो सब एमएम के अंदर में आती हैं। पीआर परचेज से लेके पे प्रोक्योरमेंट टू पे साइकिल हमने समझा था। तो स्टोरेज लोकेशन क्या होता है, स्टोरेज लोकेशन एक लोकेशन होती है एमएम के अंदर जहाँ पे हम गुड्स को रखते हैं। जैसे जनरल स्टोर हो गया, ठीक है, जनरल स्टोर ये एक जगह हो गई जहाँ पे आप जनरली मटेरियल आता है और आप वहाँ टेम्प्रोरी उसको रिसीव कर लेते हो। उसके अलावा अब यहाँ से आप एक जगह होती है आपकी रॉ मटेरियल एरिया, ठीक है, तो आप वहाँ पे अपने सारे रॉ मटेरियल स्टोर करते हो। एक आता है आपने वर्क इन प्रोसेस हो गया, या आपने फिनिश गुड रख लिया है तो आपका फिनिश गुड एरिया एफजी एरिया आता है, ठीक है। तो एक प्लांट में बहुत सारे स्टोरेज लोकेशन हो सकते हैं। तो ये भी 4 डिजिट ही होता है, S001 ले लेता हूं मैं स्टोरेज लोकेशन को, ठीक है। अब ये जो टॉप के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, ये जो आपको प्लांट और स्टोरेज लोकेशन दिख रहा है, ये कोरली जो होता है ये SAP MM मॉड्यूल के अंदर आता है। तो जो भी MM कंसल्टेंट होगा वो ये प्लांट और स्टोरेज लोकेशन बनाता है सिस्टम के अंदर, ठीक है। कंपनी से रिलेटेड चीज़, ये फाइनेंस से रिलेटेड है क्योंकि लीगल एंटिटी है, फाइनेंस से रिलेटेड है, तो ये आता है आपका फीको और फाइनेंस के अंदर आता है, या SAP के फाइनेंस मॉड्यूल के अंदर, ठीक है। अब आते हैं, ये करने के बाद अब सपोज कीजिए कंपनी के पास बहुत सारा गुड्स है और कंपनी रिटेल हो सकती है जो जिसके आउटलेट बहुत सारे हैं गुड्स, वो जैसे टाटा का है तो उसके FMCG वेयर हाउसेज हैं जहाँ पे वो आपके सारे FMCG फूड्स मैन्युफैक्चरिंग गुड्स कंज्यूमेबल गुड्स रखते हैं, तो उसके लिए उनका एक वेयर हाउस हो सकता है। वो ऑटोमोबाइल है, ऑटोमोबाइल के लिए अलग वेयर हाउस हो सकता है। तो वेयर हाउस क्या होता है, वेयर हाउस गुड्स को टेम्परोरी बेस पे स्टोर करने के लिए रखा जाता है, जहाँ पे फिजिकली सारे गुड्स जो हैं वो स्टोर होंगे, सारे गुड्स फिजिकली प्रोसेस होंगे, पैकिंग होगी, प्रोसेस होने के बाद जिस भी आउटलेट को देना है, डायरेक्ट डीलर को देना है या रिटेल करना है, या रिटेल करने के बाद डायरेक्ट कस्टमर वहाँ से जिस आउटलेट से लेगा वहाँ करना है, वो सारी चीज़ को हैंडल करने के लिए जो गुड्स रिसीव करता है वो वेयर हाउस करता है। और वेयर हाउस जो SAP के अंदर है, वो ये जो तीनों चीज़ें हैं ये SAP WM के अंदर आती हैं, तो इसको हम लिखते हैं SAP WM, ये WM मॉड्यूल के अंदर आती हैं। ये जो है पूरा फिजिकल स्ट्रक्चर होता है जो फिजिकली गुड्स को हैंडल करने के लिए। तो यहाँ की जो हायरार्की है, ये 3 डिजिट वेयर हाउस नंबर जो होता है वो 3 डिजिट का होता है। तो जैसे मैंने टाटा का वेयर हाउस है तो मैंने इसको ले लिया T01, ठीक है, 3 डिजिट होते हैं। तो फिजिकली एक वेयर हाउस में जो वेयर हाउस है उसको T01 कहेंगे कि ये फिजिकली वेयर हाउस है जहाँ पे सारा गुड्स टेम्प्रोरी बेस पे रखा जाएगा और उसके बाद वहाँ पैक होगा, मूव होगा, सेल आउट होगा। स्टोरेज टाइप क्या होता है, वो वेयर हाउस के अंदर ही आता है। वेयर हाउस को मल्टीपल एरिया में बांटा गया है, इसलिए उसको स्टोरेज टाइप कहते हैं। स्टोरेज टाइप अब ये कैसे हो सकते हैं, तो ये आपका हाई रैक स्टोरेज हो सकता है जिसमें रैक में मटेरियल रहते हैं, हाई रैक स्टोरेज बोलते हैं। सारा मटेरियल एक एक रैक बाय रैक रखा रहेगा। एक आपका ओपन स्टोरेज हो सकता है, जैसे मान लो ऑटोमोबाइल है, वहाँ टायर वगैरह रखे जाते हैं या कुछ हैवी गुड रखे जाते हैं, तो ओपन स्टोरेज हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से बल्क स्टोरेज हो सकता है जहाँ बहुत सारा गुड्स एक साथ आता है और एक साथ ही मूव होता है। तो अलग अलग बहुत सारे स्टोरेज टाइप होते हैं। वेयर हाउस के अंदर वेयर हाउस का जो सब डिवीज़न है जहाँ पे अलग अलग तरीके के गुड्स रखे जाते हैं उसको स्टोरेज टाइप बोलते हैं। और ये भी 3 कैरेक्टर के होते हैं। तो जैसे मैंने हाई रैक स्टोरेज लिखा, उसको HRS ले लिया, ठीक है, ओपन को OP1 लिख लिया। इस तरीके से हम ये भी 3 कैरेक्टर में मेंटेन होता है।
अब ये जो सेक्शन है वो, हमने वेयर हाउस हाँ में तो 3 डिजिट्स का लिया है ना हमने। हाँ जी, वेयर हाउस में 3 डिजिट्स की आती है क्या नंबरिंग? हाँ 3 डिजिट का नंबर आती है वेयर हाउस के अंदर। ये वेयर हाउस नंबर भी और स्टोरेज टाइप भी, अल्फा न्यूमेरिक 3 डिजिट। ठीक है, ओके सर। ओके। तो उसके बाद ये, अब स्टोरेज टाइप में अगर सपोज करो आपका रैक वाला है स्टोरेज टाइप, ठीक है, तो सेक्शन क्या होते हैं, मान लो ये आपका पूरा स्टोरेज एरिया, ये रैक है, 3 रैक बनी हुई हैं ये, ठीक है, ये 4 रैक हैं, और ये आपकी 2 जो हैं वो लोअर रैक हैं जिसमें आप लोअर फास्ट मूविंग आइटम रखते हैं, इसमें नीचे वाली ये दोनों। तो एक रैक ये हो गई, इसको सेक्शन बोलते हैं। स्टोरेज टाइप है ये हाई रैक HRS। अब इसके अंदर भी सब डिवीज़न है कि पहली रैक ये है, दूसरी रैक ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है ना। तो उसको मैप करते हैं हम सेक्शन में। तो सेक्शन मेजर ज़्यादातर होते हैं आपके लोअर और अपर, लोअर एंड अपर, ठीक है। तो इसका भी 3 कैरेक्टर होता है, तो 001 रख लिया, 002 रख लिया, इस तरीके से हम इसको मेंटेन करते हैं, 001, ठीक है। तो ये भी 3 कैरेक्टर ही रहता है सेक्शन। अब बिन क्या होती है, तो सबसे लोवेस्ट जो है, जो फिजिकल जगह है वो वेयर हाउस के अंदर, उसको बिन बोलते हैं। बिन क्या होती है, वो पर्टिकुलर वो लोकेशन होती है, ये इसका कैरेक्टर 20 डिजिट तक हो सकता है, ये वेरी करता है, ठीक है। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि ये मास्टर डेटा, जैसे आपने मटेरियल मास्टर पढ़ा था वैसे ही ये वेयर हाउस का मास्टर डेटा होता है। तो ये हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम मास्टर डेटा बनाते हैं। बिन होता क्या है, जिस भी लोकेशन पे कोई मटेरियल पड़ा हुआ है, तो जैसे सपोज करो यहाँ पे ये सेक्शन है और इस सेक्शन में दो ये लोअर सेक्शन है और यहाँ पे 2 जगह हैं रखने के लिए, 1 और 1.1 सपोज कर लो। तो ये और ये दोनों लोकेशन, इसको बिन कहते हैं। तो एक स्टोरेज सेक्शन फर्दर ही बिन में डिवाइड होता है, ठीक है। तो पहला होता है वेयर हाउस, पूरा वेयर हाउस जहाँ पे सारा गुड्स फिजिकली हैंडल होना है, 3 कैरेक्टर का। उसके बाद स्टोरेज टाइप होता है, एक वेयर हाउस के अंदर अलग अलग स्टोरेज टाइप हो सकते हैं, जैसे हाई रैक हो गया, ओपन स्टोरेज हो गया, बल्क स्टोरेज हो गया, ठीक है। सेक्शन एक ही स्टोरेज टाइप, मान लो रैक टाइप है, वो भी फर्दर डिवाइडेड है, तो उसको कहते हैं सेक्शन, लोअर सेक्शन, अपर सेक्शन। अब उस सेक्शन में बहुत सारी मान लो फिजिकल लोकेशन है जहाँ पे किसी मटेरियल को रखते हैं, उसको बिन कहते हैं। तो ये एसएपी के अंदर ये हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो किस मॉड्यूल के अंदर आता है, ठीक है, और क्या क्या चीज़ें हैं, कितने डिजिट का होता है, ठीक है, उसका फिजिकल यूज़ क्या है, ये मैंने आपको बताया। कोई इसमें कोई डाउट आस्था? नो सर, क्लियर। सर एक बिन का एक बारी आप थोड़ा एक बार दोबारा बता दो। बिन का, हाँ, तो बिन मैं बताता हूँ। बिन क्या होता है, जैसे सपोज करो आपको कोई मटेरियल, जैसे आप किचन में है ना, तो जहाँ पे कोई चीज़ रखी हुई है पर्टिकुलर, ठीक है, उसको बिन कहते हैं। जैसे मान लो आपने शुगर एक डब्बे में रख रखा है, ठीक है, और शुगर मान लो आपका किचन, आपका पूरा वेयर हाउस मान लो, ठीक है। उस वेयर हाउस के अंदर आपकी रैक होती है, शेल्फ होती है 1 2 3, ठीक है, ठीक है। अब अलग अलग स्टोरेज टाइप हो सकते हैं। स्टोरेज टाइप किचन में कैसे होंगे, ग्राउंड फ्लोर हो गया, मान लो आपने माल रखा है कि ये मेरा ओपन स्टोरेज है, ग्राउंड फ्लोर पे कुछ भी रख दिया, पानी रख दिया, बड़ा सामान रख दिया, कोई सिलेंडर रख दिया, ठीक है, वो ग्राउंड स्टोरेज हो गया। अब मान लो आपने रैक में रखना कैसे है, जैसे जो जल्दी यूज़ की चीज़ें होती हैं हम लोअर रैक पे रखते हैं, जैसे चीनी, चाय पत्ती, जो रेगुलर यूज़ होनी है ना। उसके बाद एक चीज़ें जो बहुत कम यूज़ होती हैं, जैसे मसाले हो गए, बहुत कभी कभार मान लो कोई मसाले वो नॉर्मल, जैसे गरम मसाले नहीं खाते हैं, बहुत कम यूज़ करते हैं, या ऐसी कोई भी चीज़ जो बहुत कम यूज़ होती है ना, ओकेजनली वो यूज़ करते हैं, तो उसको एक रैक पे रख दिया, टॉप रैक पे। तो वो सेक्शंस हो गए, नंबर ऑफ, ठीक है। अब उस सेक्शन में डब्बे रखे हुए हैं जो जहां जहां वो पार्ट रखा हुआ है, तो उसको हम बिन बोलेंगे। तो बिन कुछ भी नहीं है, बिन एक फिजिकल जगह जहां पार्ट रखा हुआ है एक्चुअल में, ओके सर, ठीक है। जैसे अब आप किचन में गए, आपको किसी ने बोला भैया जाओ सामान लेके आओ। अब किचन अगर सही से मैनेज है, मान लो वेयर हाउस मैनेज तरीके से है, तो जिस पे आपने वो लोकेशन बता दी कि वहाँ एक डब्बा होगा, 5 नंबर उस डब्बे पे लिखा होगा, 1 2 3 4 5 ऐसे करके, है ना, उस डब्बे में आपको मिल जाएगा। क्योंकि बिन जो होती हैं वेयर हाउस में हज़ारों होती हैं, है ना। तो
पहले आपको उस एरिया में जाना होगा स्टोरेज टाइप में, फिर उस रैक में जाना होगा कि किस रैक में पड़ा है, फिर जिस जगह पड़ा है उस बिन में। तो इससे क्या होता है, मटेरियल की एक्सेसिबिलिटी, उसको ढूंढना आसान होता है। और ढूंढने से, जैसे ही ढूंढना आसान होगा वैसे ही मान लो आपको ऑर्डर आया, जैसे अमेजोन वगैरह है, फ्लिपकार्ट वगैरह है, ऑर्डर आते ही उनको पता चल जाता है कि किस बिन से कौन सा मटेरियल उठाना है, बंदा जाता है वहाँ से उठाता है, पैक करता है और सेल आउट कर देता है। तो इससे प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ती है ना। ओके सर, एंड टाइम भी कंज्यूम होता है, मतलब टाइम भी बचता है। टाइम बचता है। तो जैसे अभी मैं आपको फिजिकल वेयर हाउस दिखाऊं, ग्लोबल, यहाँ देखोगे, यहाँ पे वेयर हाउस बहुत सारे दिखेंगे, तो मैं आपको एक बार वेयर हाउस दिखाई देता हूँ, ठीक है। वेयर हाउस, अब इमेज में आप जाओगे बहुत सारे वेयर हाउस होंगे, तो मैं उसको उसमें वहाँ आपको दिखा दूंगा कि किस किस तरीके के स्टोरेज। अब जैसे ये देखो आप, ये आपको वेयर हाउस दिख रहा है येलो कलर में, ठीक है। तो अब ये जैसे आप देख रहे हो, ये एक एरिया है रैक, हाई रैक एरिया जो मैंने खोला हुआ है, ठीक है, हाई रैक एरिया। तो ये एक स्टोरेज टाइप हो गया रैक वाले, मतलब मटेरियल सारे रैक में होंगे, ठीक है। तो एक तरीके का ये स्टोरेज टाइप हो गया वेयर हाउस के अंदर रैक वाला एरिया, ठीक है। अब उस रैक वाले एरिया में आप देखो, एक ये पार्टीशन है, एक पार्टीशन ये, एक पार्टीशन, तो ये सारी सेक्शंस हो गई, सेक्शंस हो गए, ठीक है। अब ये पर्टिकुलर जिस बिन में आप देख रहे हो, जिस बिन में भी ये मटेरियल पर्टिकुलर पड़ा हुआ है, एक बार मैं बैक करता हूँ, जो बॉक्सेस है इसके, हाँ, ये जैसे ये दिखा ना, ये बॉक्स, यहाँ पे आप देख रहे हो, ये नंबर दिख रहा है आपको, ये, यस सर। तो ये बिन हो गई आपकी, एक बिन ये हो गई, एक बिन ये हो गई, यहाँ पे भी एक नंबर दिख रहा है, एक बिन ये हो गई, ठीक है। तो जैसे कोई जाएगा मटेरियल लेने, पहले इस सेक्शन में जाएगा, यहाँ देखेगा अरे ये रहा मटेरियल, वहाँ से उठाएगा और लेके चला जाएगा, ठीक है। तो ये वेयर हाउस के अंदर है। आने वाले टाइम में वेयर हाउस बहुत बढ़ने वाले हैं, क्योंकि कस्टमर को सब जल्दी सर्विस देना चाहते हैं, तुरंत मटेरियल, ठीक है, सेल आउट करना चाहते हैं, ठीक है। वेयर हाउस स्टोरेज, ठीक है, ये मैं खोल देता हूँ, इसमें आपका बहुत सारे, अभी देखो ये सारे रैक वाले ही स्टोरेज हैं, ठीक है, दिख रहे हैं आपको। अब एक ये ओपन देखोगे आप, ऐसे मटेरियल पैलेट पे पड़े हुए हैं, इसको ओपन स्टोरेज टाइप बोल देंगे, ओपन एरिया है ना, जिसके अंदर सेक्शंस, मतलब वो जिसके अंदर डिवीजन नहीं होता अलग से, हाँ, जिसके अंदर कोई नहीं, अभी खाली ये फ्लोर पे पड़े हुए हैं। जैसे फ्लोर पे एक था, मैं यहाँ लिख देता हूँ वेयर हाउस ओपन स्टोरेज, स्टोरेज टाइप लिख देता हूँ, बहुत सारी स्टोरेज टाइप आ जाएंगे, ठीक है। ये देखिए, ये सब रैक वाले आ रहे हैं, ज़्यादातर लोग रैक पे मटेरियल रखते हैं, इसलिए रैक आ रहा है। ग्राउंड फ्लोर पे कोई मटेरियल रखता नहीं है सर, कोई हैवी मटेरियल होता है वो चीज़ ग्राउंड फ्लोर हाँ, पे, वो ग्राउंड पे, जैसे मैंने टायर बताया था ना आपको, टायर वगैरह रख दिए, ठीक है, वो सब है, वो सारी चीज़ें रखते हैं। जैसे कार्स मैन्युफैक्चर होती है, कार्स के प्रोडक्ट होते हैं, जैसे वो रैक बनाते, पर जो बड़े बड़े पार्ट्स होते हैं बिल्कुल, जेसीबी के जैसे बड़े बड़े पार्ट हो गए, मास्ट हो गया, उसका जो बकेट हो गई जो आगे होती है, जिससे मट्टी वगैरह उठाते हैं, है ना, वो बकेट वगैरह वो सब बिन में नहीं आती है, वो सब फ्लोर पे ही रहती है, ठीक है। तो ये इस तरीके से वेयर हाउस होते हैं, ठीक है। तो आई होप मैंने, आप ये इमेज में देख के कोई भी चीज़ सर्च करनी हो तो सबसे आसान होता है, इमेज पे जाओ, उस चीज़ को डालो और सर्च कर लो, ठीक है। यस सर। और जैसे ही आप डालोगे आपको बहुत सारे, अब टाइप ऑफ स्टोरेज टाइप मैं लिख देता हूँ, स्टोरेज टाइप, डिफरेंट टाइप, डिफरेंट, तो यहाँ पे जो भी आप सर्च करोगे ये फटाक से आपको वो दे देगा। तो अभी आप यहाँ से देख सकते हो, ये एक्चुअली आईटी का लिया है तो मुझे वेयर हाउस लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो दिक्कत नहीं, ये सारे तरीके के वेयर हाउस ले आएगा, ठीक है। अब एसएपी में ये कहाँ मैप होते हैं वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। पूरी कॉन्फ़िगरेशन नहीं करेंगे, पहले आपके ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है पूरा माइंड में बैठ जाए, ये होता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। और किस मॉड्यूल में कौन सा आता है वो मैंने लगभग बता दिया। अब इसमें कुछ चीज़ें, एक दो एंटिटी मिसिंग है, जैसे मान लो सेल्स वाला एरिया आता है ना, वो जैसे ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये सेल्स एरिया वगैरह, जैसे आप मान लो गुड्स को सेल आउट करते हो, तो सारे गुड्स तो हम सेल आउट नहीं करते हैं, है ना, तो उससे सेल्स करने के लिए एसएपी एसडी मॉड्यूल में मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एसएपी एसडी में एक और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, उसको कहते हैं सेल्स एरिया कहते हैं, ठीक है। सेल्स एरिया क्या होता है
कि उसको कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बेचेगी, तो पहले आता है सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, ORG, ठीक है। उसके बाद आता है कि अब जैसे आप मान लो सेल करते हो, तो क्या आप ऑनलाइन से सेल करते कैसे हो, ऑनलाइन करते हो, ऑफलाइन करते हो, वेयर हाउस में करते हो, है ना। तो आता है Yes, आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, डिवीज़न आता है, पहले सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, फिर डिवीज़न आता है कि आप, जैसे मैंने टाटा का एग्जांपल लिया था, तो ऑटोमोबाइल एक डिवीज़न है, ठीक है। Yes, sir. FMCG एक डिवीज़न है। तो डिवीज़न कितने हैं, तो सेल तो कर रहे हैं पर किस डिवीज़न का है वो हिस्सा, ठीक है। Yes, और sir. अब डिवीज़न के बाद आता है एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ये आता है आपका सेल्स, ये आता है शिपिंग से रिलेटेड, मतलब अब आप उसको जो बेचते हो, ठीक है, तो कैसे किस तरीके बेचते से हो, पहुंचाते हाँ, हो? ऑनलाइन बेचते हो, ऑफलाइन बेचते हो, वेयर हाउस से, तो ये सेल्स मॉड्यूल में आ जाता है ये वाला एरिया हमारा, ठीक है। सर ये ट्रांसपोर्टेशन वो भी तो आ सकता है ना, हाँ, ट्रांसपोर्टेशन। एक ट्रांसपोर्टेशन मॉड्यूल भी आता है, ठीक है। बहुत जगह वो नहीं है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में है, ठीक है। तो वो हम टीएम का प्रोसेस होता है, उसको हम इसलिए लगाते हैं। टीएम मॉड्यूल में आता क्या है कि आपको कौन सा व्हीकल पे वो मटेरियल जाएगा, ठीक है। सर बेसिकली जो ट्रांसपोर्टेशन वाला होता होगा वो ऐसी कंपनीज में होता होगा जो एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट करती है मटेरियल। बिल्कुल, जैसे ट्रांसपोर्ट मॉड्यूल, जैसे जिसकी ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा है, लॉजिस्टिक कंपनी है, जैसे DHL लॉजिस्टिक है, ठीक है। उसका ज़्यादातर उसका फ्रेट का काम है, उसको फ्रेट, बहुत सारी मटेरियल को उसका खर्चा फ्रेट में बहुत जाता है, करोड़ों रुपया खर्च होता है, ठीक है, फ्रेट में। तो वो अपने ऑर्डर को प्रोसेस करने के लिए वो किस फ्रेट फॉरवर्डर से वो भेजे, ठीक है, और किस फ्रेट फॉरवर्डर से कौन सी गाड़ी में भेजे, छोटी गाड़ी, लॉरी ले, बड़ी ले, ट्रक ले, कौन से में भेजे, ठीक है। तो वो उसको हैंडल करने मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का, हाँ, उसका इंश्योरेंस, उसकी मूवमेंट, उसका फ्रेट, वो सारा इस टीएम से रिलेटेड होता है। तो एसडी और टीएम दोनों इंटीग्रेटेड होते हैं आपस में, जहाँ भी लोग लगाते हैं एसडी एंड टीएम के साथ में उसको लेते हैं। तो वो जब ऑर्डर रिसीव होता है कस्टमर का, तो वो ये बताता है कि इसका लोड कितना है इस ऑर्डर का, और ये किस गाड़ी में जाना चाहिए, और इसके हमारे पास कितने फ्रेट फॉरवर्डर हैं, ठीक है, और सबसे सस्ता वो किससे पड़ेगा हमें, ठीक है। और दूसरा, अगर हमको फ्रेट फॉरवर्डर जो है वो कौन सा फ्रेट फॉरवर्डर जो है, अगर मान लो मुझे तुरंत जल्दी मटेरियल देना है, ठीक है, तो उन फ्रेट फॉरवर्डर की वो कैटेगरी बताएगा कि ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है। बट कई बार आपको कई चीज़ें जल्दी पहुंचानी होती है कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो एयर वे भी यूज़ करते हैं, तो महंगे कॉस्ट भी देते हैं हम उसमें, ठीक है। ओके सर। तो एसएपी के ऑलमोस्ट लगभग ये सारे मॉड्यूल हैं। प्रोडक्शन मॉड्यूल होता है, इसमें मैंने प्रोडक्शन लिया नहीं है। हाँ, ये L1, L2, L3 ये टाइप्स है कि मतलब हम किस टाइप्स की ट्रांसपोर्टेशन नहीं, L1, L2, L3 मैं बताता हूँ। जो सिस्टम L1 मतलब होता है टॉप, ठीक है, जो उसमें टॉप फ्रेट फॉरवर्डर है, मान लो कि DHL है, ठीक है, ये आपको सबसे सस्ता पहुँचा के सबसे जल्दी देता है, ठीक है। तो इसकी सर्विस लेवल 1 है, ठीक है। आपको जो कैलकुलेशन आ रही है, जो आपने कंपैरिजन बना रखा है, तो ये DHL आपका टॉप का हो गया फ्रेट फॉरवर्डर। ये कॉस्ट पे आ सकता है, सर्विस पे आ सकता है, जैसा आपने कैटेगरी बनाया वो L1, L2, L3 होता है, ठीक है। दूसरा नंबर पे TCI आ गया, TVS आ गया, ठीक है, ये बहुत सारे फ्रेट फॉरवर्डर हो सकते हैं। तो जब आप ऑर्डर बताते हो, ये सजेस्ट करता है कि ये सबसे बढ़िया आपके लिए कौन सा है फ्रेट फॉरवर्डर, ठीक है, टॉप का। तो L1 मतलब टॉप है ये, ठीक है। ओके सर, ठीक है। तो ये है, बाकी मैं आपको SAP में थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ, ठीक है, कि ये तो विंडो वेल, तो ये कॉन्फ़िगरेशन का ऑलमोस्ट ये सारा पार्ट जो है ये कॉन्फ़िगरेशन का है, ठीक है सर, ठीक है। तो Ctrl Alt Delete, ठीक है। तो मैं बस आज कॉन्फ़िगरेशन कराऊंगा नहीं, कॉन्फ़िगरेशन की ना एक और वीडियो बना रखी है मैंने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की, तब तक आप वो देख लेना, हम नेक्स्ट उसमें करेंगे। तो जो SPRO जो होता है वो इम्प्लीमेंटेशन गाइड होता है, जो कंसल्टेंट होते हैं ये ट्रांजैक्शन यूज़ करते हैं SPRO की, ठीक है। और SPRO में आपका ये रेफरेंस इम्प्लीमेंटेशन गाइड होता है, जो आपको जब कॉन्फ़िगरेशन करनी है, मैपिंग करनी है, तो ये हेल्प करता है।
आप इस पर डबल एक क्लिक करेंगे तो ये आपको इम्प्लीमेंटेशन गाइड में ले जाएगा। इसका ट्रांजैक्शन SPRO था, ठीक है। तो कहाँ पे बहुत सारे जितने मॉड्यूल मैंने अभी आपको बताया ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ठीक है, वो सारे यहाँ से रेफरेंस में आते जाएंगे, वो हमको बनाते जाने हैं। लेकिन हमको जैसे मैंने आपको बताया, टॉप में कंपनी है, फिर प्लांट है, फिर स्टोरेज लोकेशन है, देन वेयर हाउस है, हायरार्की ऐसे ही फॉलो करनी है। ओके सर। ये जैसे आप देख लिया आपने, तो ये सबसे टॉप पे जैसे हमको अभी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाना है तो यहाँ एंटरप्राइज स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है। तो सर जब आपकी स्क्रीन तो विजिबल नहीं है। एक बार देख, नहीं दिख रही है स्क्रीन SAP की? नहीं सर, आपकी स्क्रीन लेफ्ट हो गई थी आप। ओके ओके, रुकिए मैं एक बार चेक करता हूँ और फिर से प्रेजेंट करता हूँ। और विजिबल है सर। ठीक है, तो SPRO में ये ट्रांजैक्शन थी, ठीक है। दोबारा से चलाऊं क्या? सर SPRO से चला दो बस। ठीक है, ठीक है। तो ये SPRO जैसे ही आप चलाएंगे ये ट्रांजैक्शन खुल जाएगी, ठीक है। सर ये SPRO मतलब है क्या, ये आपने बताया नहीं अभी बस। ये SPRO क्या होता है? ट्रांजैक्शन कोड है इम्प्लीमेंट करने की, ठीक है। जो भी हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बताया, कॉन्फ़िगरेशन करने की ट्रांजैक्शन है। ओके सर। ठीक है, तो यहाँ जैसे ही करेंगे ये रेफरेंस IMG आ जाएगा, ये SAP रेफरेंस IMG मतलब होता है इम्प्लीमेंटेशन गाइड। तो कंसल्टेंट यूज़ करते हैं इसके लिए। तो जैसे मैंने आपको बताया ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, वो आता है एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में। दिख रही है स्क्रीन मेरी आपको? यस सर। तो आप जैसे इंटरप्राइज स्ट्रक्चर पे क्लिक करेंगे, आपको वो सारा जो आपको दिखेगा डेफिनेशन, है ना। तो सबसे पहले हमको डिफाइन करना होता है सारा, तो जो हमने कंपनी बनाई है, ठीक है, वो कंपनी किसके अंदर आती है? मैंने बताया था फाइनेंस के अंदर आएगी, ठीक है, ठीक है। प्लांट मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर आएगा, ठीक है। यस सर। वेयर हाउस जो आएगा वो लॉजिस्टिक एग्जीक्यूशन के अंदर आएगा, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये एक्सटेंड करेंगे तो ये आपको आगे ले जाएगा, ठीक है। और आप ये देखिए ये आ गया डिफाइन कंपनी कोड, ठीक है। ओके। तो जैसे आप क्लिक करेंगे ये आपको डेफिनेशन पे ले जाएगा। तो इस तरीके से हम कंपनी बनाते हैं। उसके बाद सेम मटेरियल मैनेजमेंट में जाके प्लांट बनाते हैं, लॉजिस्टिक एग्जीक्यूशन में जाके वेयर हाउस बनाते हैं, और इन सबको आपस में असाइन करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको यहाँ पे देखिए ये एक डॉक्यूमेंट आता है, जैसे आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो और आपको कुछ पढ़ना हो तो यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट दे रखा है, ऐसे आप देखेंगे ये, ठीक है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ये बता देगा कि इसका मतलब क्या है SAP के अंदर, ठीक है। तो ये रेफरेंस के लिए होता है, जैसे आपको पढ़ते समय पता करना हो। तो जैसे डिफाइन कंपनी कोड क्या है, तो ये जैसे आप देखेंगे ये कंपनी एक ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट है, ठीक है, अकाउंटिंग की, जिसमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। ये वही है कमर्शियल लॉ, देख रही हैं आप, कमर्शियल लॉ इन पर्टिकुलर कंट्री। यस सर। तो ये लीगल एंटिटी है, ठीक है। वो वही डेफिनेशन है जो मैं आपको बता रहा था, ठीक है। तो जैसे आपको कुछ पढ़ना हो, ठीक है, तो आप जाके उसको यहाँ से रेफर करके और पढ़ सकते हैं। ओके सर। ठीक है। तो सर ये हमने SPRO ओपन कहाँ से, सैप में जब स्टार्टिंग में ओपन करा तो कौन सा हमने बटन क्लिक करा था जिसके बाद हम इस पे आए थे? हाँ, तो मैं बताता हूँ, इम्प्लीमेंटेशन गाइड पे क्लिक किया था, मैं आपको दिखाता हूँ। प्रतिभा रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, यहाँ पे हमने जो SPRO चलाया था, यहाँ पे रेफरेंस IMG पे क्लिक किया, ठीक है। हेलो 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 हेलो, यस सर। हाँ, ठीक है। तो ऐसे हमने चलाया था। तो ये नेक्स्ट में हम सारी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, जो थोड़ा बहुत मैंने कहा आपको एक बार दिखा दूं, ठीक है। तो सेम जब बन जाता है फिर यहाँ एक असाइनमेंट आता है, वहाँ हम असाइन करते जाते हैं किस कंपनी में कौन सा प्लांट है, किस प्लांट में कौन सा वेयर हाउस है, कौन सी स्टोरेज लोकेशन है, कितने स्टोरेज टाइप है, वो सब असाइनमेंट करते हैं इधर, है ना। तो
ये सब कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो कोई डाउट हो तो आप पूछ लो, है ना। बाकी ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा ताकि आप वहाँ से देख पाओ। ओके सर। तो